से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज हुई है। 37 साल बाद किसी राजनीतिक दल ने ऐसी कामयाबी हासिल की है। वहीं 1952 के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दल का जो मुख्यमंत्री रहा वो वही दल दूसरी बार भी सत्ता में आई है। वहीं दूसरे राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में बदलकर बीजेपी ने नई राजनीति की शुरुआत की है। यूपी में कानून व्यवस्था ने हिंदू ध्रुवीकरण में भी काफी मदद की, तो डबल इंजन की सरकार के डबल राशन समेत कई कैश ट्रांसफर की योजनाओं ने बीजेपी को एक बड़ा साइलेंट और लाभार्थी वोट बैंक बना दिया, जिसकी वजह से जाति और धर्म के मुद्दे बेमानी हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनावी रणनीति, गठजोड़, जोड़तोड़ और प्रचार के मामले में बारीक रिसर्च और बड़े पैमाने पर मेहनत से दूसरे राजनीतिक दलों को सबक लेने की जरूरत है और यही सबक बीजेपी ने इस चुनाव में दिया है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जीत 50% योगी आदित्यनाथ की जीत है और 50% मोदी की जीत है। योगी आदित्यनाथ ने जनता के मन में ये विश्वास पैदा किया कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसका राज है, और उधर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से गरीबों से जुड़ते रहे एक और बीजेपी को जोड़ते रहे, उसका सीधा लाभ जो लाभार्थियों के वोट के रूप में बीजेपी को मिला। उधर अखिलेश यादव की रैलियों की भीड़ को देखते हुए ये समझा जाने लगा था कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इस बार समाजवादी पार्टी को ताजो तख्त दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी की सीटें 2.5 गुना बढ़ी और वोट फीसदी में भी इजाफा हुआ। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने सपा को एक तरफा मुस्लिम वोट ले जाने का सपा पर आरोप लगाया, लेकिन जानकार ये जानते हैं और ये मानते हैं कि बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। कभी ऐसा हुआ तो कभी बीएसपी का भी वोट जो है वो जनाधार है वो कुछ यूं खिसका कि इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। कभी प्रदेश में 49% तक वोट पाने वाली बीएसपी को 12% वोटों और एक सीट पर संतोष करना पड़ा है। आखिर कहां रह गई है चूक और लोकतंत्र ने इस बार इन दलों को क्या सबक दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। हिंदुत्व का बुलडोजर सामाजिक न्याय के रथ पर चढ़ गया। ये अलग बात है कि जैसे जैसे चुनाव की मतगणना के चरण बढ़ते गए, अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन बीजेपी की अक्षौणी सेना ने बड़े बड़े महारथियों और दुरभिसंधियों के सामने अखिलेश यूपी के चुनावी रण में अभिमन्यु ही साबित हुए। उन्हें बस यही कहा जा सकता है कि अखिलेश बड़ी बहादुरी से लड़े और एक सियासी सैनिक की तरह हार गए, लेकिन उनके हिस्से में कामयाबियां भी आईं। हार के बावजूद सपा को अब तक सबसे ज्यादा वोट मिले। 2017 में सपा को करीब 21.82% वोट मिले थे। इस बार सपा को करीब 32% वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। सपा ने 2012 में जितना वोट पाकर सरकार बनाई थी, उससे अधिक वोट पाकर भी वो इस बार सरकार बनाने से चूक गई। कहा जा सकता है कि अगर 77 सीटों पर 50 लाख वोट और मिलते तो समाजवादी पार्टी की कुल सीटों की संख्या 202 यानी बहुमत के पार हो जाती। अखिलेश ने मुद्दे भी जमीनी उठाए। योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार किया। महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन, खाद बीज की कमी
और आवारा पशुओं का भी मुद्दा उठाया गया। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ, सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं, पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। अन्ना पशुओं की बात हो या बीज और खाद की कमी और 300 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा, किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा यूपी के सामने नहीं चला। ये समझा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले किसान कानून वापस लेने और पीएम नरेंद्र मोदी के माफी मांगने की वजह से किसानों का मुद्दा बहुत परवान नहीं चढ़ा। यहाँ तक कि पश्चिमी यूपी और लखीमपुर खीरी समेत तराई की सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली, जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग ठुकराए जाने से विपक्ष को भारी उम्मीदें थीं। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। पश्चिमी यूपी में किसान एकता जुबानी खर्च बनी रही। जाटों ने सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को दिलों में जगह नहीं दी। पश्चिम यूपी में आरएलडी को भी आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। हिंदू मुस्लिम एकता के आदर्श नहीं चले। 2012 के दंगों के घाव बीजेपी को रेत चुकी थी। उसके मवाद ने विपक्ष की उम्मीदों को निस्तनाबूद कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम यादव का कोर वोटर तो बना रहा, लेकिन गैर यादव पिछड़े वर्ग के वोट पाने में नाकाम रहे। उन्होंने जाति का समीकरण साधने के लिए पिछड़ा वर्ग के कई राजनीतिक दलों से जब गठजोड़ बना लिया तो लगने लगा कि अखिलेश में राजनीति की जन्मजात प्रतिभा है। उन्होंने इस बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, महान दल, जनवादी सोशलिस्ट और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ गठबंधन किया। ये सभी दल जातीय जनाधार रखने वाले नेताओं क्रमशः ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, डॉक्टर संजय चौहान और शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को साथ जोड़ने के अलावा यादव ने बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी को जब सपा में शामिल किया गया तो अखिलेश यादव ने नारा दिया कि 2022 में सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और उसके माध्यम से हक और सम्मान मिलने का जो काम था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। दरअसल अखिलेश को दल बदलुओं पर अतिरिक्त आत्मविश्वास भारी पड़ा। वहीं इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ा। बीजेपी ने अखिलेश के दांव को काटने के लिए अति पिछड़ी जातियों शाक्य, मौर्य, लोध, गुर्जर और जाट नेताओं को आगे किया। यूपी की कमान केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उप मुख्यमंत्री भी। वहीं पश्चिमी यूपी में संजीव बालियान, हुकुम सिंह जैसे नेताओं को पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम सौंपा गया। कुल मिलाकर गैर यादव, गैर जाटो गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी। बाकी काम बीएसपी ने 77 मुस्लिम यादव प्रत्याशी खड़े कर बीजेपी को समाजवादी पार्टी को हराने में मदद कर दी। इस कुटिल नीति का अखिलेश के पास कोई जवाब था भी नहीं। बहरहाल पुरानी पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, कन्या विद्याधन, नौकरी, पेंशन के वादे भाजपा के ट्रस्टेड व ट्राइड भरोसे से मुकाबिल नहीं हो पाए। अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग के मतदाता को आदर्शों की राजनीति से क्या लेना देना। गरीब के लिए 2 जून की रोटी किसी भी उसूल पर भारी होती है। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी,
3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। अखिलेश का ये दांव भाजपा के गैर यादव ओबीसी गोलबंदी व लाभार्थी की दीवार को पार नहीं कर सका। यही वजह है कि गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार बुंदेलखंड, पूर्वांचल भी समाजवादी पार्टी से नहीं सध पाए। वहीं संगठन के स्तर पर भी सपा बहुत कमजोर नजर आई। बीजेपी की तरह संगठित और सुनियोजित प्रचार के मुकाबले हर जगह अखिलेश ही प्रचार करते नजर आए। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव भी कहीं कहीं प्रचार किए। नेताजी की सेहत खराब थी, लेकिन चाचाओं की गैर मौजूदगी समर्थकों को खलती रही। कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी एक बड़ा मुद्दा रही, तो टिकट वितरण भी बगैर बारीक पड़ताल के किया गया। पार्टी के भीतर असुरक्षा की वजह से अखिलेश ने खुद पर फोकस रखा, तो इसके नुकसान भी संगठन और चुनाव में उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन इसी अतिरिक्त आत्मविश्वास की वजह से समाजवादी पार्टी ने बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना मंजूर नहीं किया। उन पर एकला चलो की रणनीति अखिलेश पर भारी पड़ी। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक यह है कि मेहनत की जगह जाति और आदर्श कभी नहीं ले सकते। अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार बीजेपी के मुकाबले बहुत देर से शुरू किया। जनता गरीब ही सही, लेकिन अपने पास पहुंचने वालों को चिन्हती है, और यही वजह रही कि जनता ने सभाओं और रैलियों में अखिलेश का सम्मान बहुत रखा, लेकिन भरोसा बीजेपी पर ही किया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी नामचरा को प्रचार किया। उनके गैर जाटो वोट बैंक में बीजेपी पहले ही सेंध लगा चुकी थी, लेकिन इस बार 23% वोट शेयर से घटकर वो 12% वोट पर पहुंच गई हैं। अपने इकलौते विधायक को भी सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने अपने मतदाताओं को हौसला रखने का भी संदेश दिया। हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है, तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश व हताश कतई नहीं होना है और अपने स्वाभिमान व मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में दलित चेतना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को गहरा धक्का पहुंचा है। पहले भी पिछड़ों के आरक्षित सीटों पर भर्ती नहीं किए जाने या फिर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती को लेकर आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन इन चुनाव ने बीजेपी के हिंदुत्व के सामने सामाजिक न्याय को बौना साबित कर दिया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मंडल पर कमंडल हावी हो चुका है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।